गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो हमारी वीडियो होगी उस वीडियो में हम करेंगे कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था स्टार्ट, उससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा था अपने इंडियन जो पॉलिटिकल से उसके ऊपर। और बच्चों, इससे पहले जो है हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था और उसमें देखा था कि किस प्रकार जो है एक इंडिया के अंदर एक इस मूवमेंट को किस डिफरेंट डिफरेंट वेव से देखा जा रहा था। जैसे कि जो सिटीज़ है वहाँ पर इस मूवमेंट को किस एंगल से देखा जा रहा था, या फिर जो हमारे कंट्री साइड के जो पार्ट्स है उसके अंदर किस टाइप से देखा जा रहा था। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो हमारे प्लांटेशन फार्मिंग है उसके अंदर वहाँ पर कैसे इस मूवमेंट को देखा जा रहा था। और आज हम देखने पढ़ते जा रहे हैं कि हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको कैसे जो इसको लिया जा रहा था। शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 3 इस चैप्टर का, जिसका नाम है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। तो इसका हिंदी में अगर हम मीनिंग निकालें तो हिंदी में मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसकी ओर कैसे बढ़े हम इस चीज़ को अब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए 1922 के फरवरी में महात्मा गांधी ने ये डिसीजन लिया कि वो अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था उसे वो वापस ले लेंगे। उसका रीज़न ये था कि उन्होंने महसूस किया कि जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो रहा है कुछ जगहों पर, और जो सत्याग्रही हैं यानी कि उनके जो फॉलोअर्स हैं जो कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको सही तरीके से ट्रेन करने की ज़रूरत है ताकि वो मूवमेंट को अच्छी तरीके से चला सके। और हम बड़े स्तर पर यानी कि मास लेवल पर हम अगर जनता के स्तर पर मूवमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले सभी को ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सके और मूवमेंट को एक सही दिशा दे सके। कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स थे जिन्हें लगता था कि इस तरीके के जो मास स्ट्रगल्स हैं ये सही नहीं है, और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे और थक चुके थे, और वो चाहते थे कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट हो, प्रोविंशियल काउंसिल के जो इलेक्शन है उसमें वो पार्टिसिपेट करें, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के बाद से हो रहा था, उस नियम कानून के अनुसार हो रहा था। तो देखिए उनका मानना ये था कि जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे इलेक्शंस में जो कांग्रेस के लीडर्स, उनका मानना ये था कि ब्रिटिश पॉलिसीज का अपोज करना बहुत ही जरूरी है। कहाँ पे? काउंसिल्स में, यानी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके काउंसिल्स में जब वो पहुंचेंगे तो वहां पे ब्रिटिश पॉलिसीज को वो अपोज करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, और वहां पर वो रिफॉर्म लाने के लिए आर्गुमेंट देंगे और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, यानी दिखाएंगे कि देखिए ये जो काउंसिल्स हैं ये ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है, तब जाकर हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो इस तरह के लीडर्स में थे आपके CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू तो आप जानते ही होंगे कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो इन दोनों ने मिलकर एक स्वराज पार्टी बनाई, और ये स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने बनाई थी ताकि एक तरीके से आर्गुमेंट दे सके कि वो काउंसिल पॉलिटिक्स में लौटना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पक्ष में वो कर सके। इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया कांग्रेस के अंदर ही, ताकि उन लीडर्स को अपने पक्ष में कर सके जो कि एक तरीके से इलेक्शंस में जाना चाहते थे। लेकिन यंग लीडर्स जो थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये कुछ चाहते थे कि हम कुछ बड़े स्तर पर करें, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस की ये बात करना चाहते थे। और ये ज़्यादा प्रेजेंटेशन और ज़्यादा सिर्फ क्या कह सकते हैं हम कि जैसे गांधी जी चाहते थे कि केवल हम एक तरीके से विरोध प्रदर्शन करें, तो वो इस लेवल पर नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि बहुत ही बड़े स्तर पर बहुत ही रेडिकल सॉल्यूशन हम निकालें ताकि जल्दी से जल्दी हमें आज़ादी मिल सके और हम ज़्यादा एक तरीके से बुलंद आवाज में बातों को करें। तो इस तरह के सिचुएशन में जहां पर इंटरनल डिबेट चल रहा था और डिस्कशन चल रहा था टॉपिक्स के ऊपर कि किस तरीके से हमारा आगे का प्लान होना चाहिए और किस तरीके से हमें आगे के चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, तो इस दौरान ही दो ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया 1920s के अंत में। तो देखिए उसमें से पहला जो चीज़ था जिसने कि इंडियन पॉलिटिक्स को एक तरीके से इफेक्ट किया वो था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो देखिए जब भी हम 1920, 30, 40 की बात करते हैं 1930s के आसपास की, तो ये इकोनॉमिक डिप्रेशन आपको आ जाता है। चाहे हम वियतनाम की बात करें, चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे जर्मनी की बात करें, USA की बात करें, 1930 जो है
1930 का जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था वो पूरी दुनिया में देखा गया था और उसका प्रभाव आपको इंडिया पर भी पड़ा था। तो इसमें इंडिया में क्या प्रभाव पड़ा था ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो देखिए, इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उनके जो प्राइसेस थे वो बहुत ही गिरने लगे थे 1926 से ही, और 1930 के बाद एक तरीके से कोलैप्स कर गए थे। और इसके साथ ही जो एग्रीकल्चरल गुड था इसका डिमांड भी एक तरीके से गिर गया और एक्सपोर्ट जो होता था वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। और इसके बाद पेजेंट्स ने पाया कि वो अपने क्या कहते हैं खेती में जो अनाज उगा रहे हैं उसे वो बेच नहीं पा रहे हैं, और उन वो जो रेवेन्यू चुकाते हैं सरकार को वो भी वो चुका नहीं सकते हैं। इसलिए 1930 आते आते तक या फिर 1930s के अंत में जो कंट्री साइड यानी जो देहाती इलाके थे, आपके रूरल एरियाज थे, वो उसमें बहुत उठापटक एक तरीके से चल रही थी और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon। तो देखिए, इसी चीज के बैकग्राउंड में, यानी इधर सब चीज हो रहा था, जो हो रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, लोग परेशान थे, कांग्रेस में लोग डिबेट कर रहे थे कि किस तरीके से हमें आज़ादी का मूवमेंट चलाना है। तो इसके साथ साथ ही जो नया गवर्नमेंट आया ब्रिटेन में, टोरी गवर्नमेंट, तो उसने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया सर जॉन साइमन के लीडरशिप में। और इसका एक तरीके से इसको बैठाने का रीजन ये था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हो रहा है इसके रिस्पांस में इस कमीशन को बैठाया गया था। और इसका काम ये था कि ये इंडिया में आकर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है ब्रिटिश द्वारा लगाया गया उसका फंक्शनिंग को ये देखे और उसके अंदर जो चेंजेस है उसको वो सजेस्ट करे कि किस तरीके से ब्रिटिश जो है वो इस रीजन को, इंडिया को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये था, ये जो साइमन कमीशन बनाया गया था इसमें प्रॉब्लम ये था कि इस कमीशन के अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं रखा गया था। जितने भी मेंबर्स थे वो सभी ब्रिटिश थे और वो सभी ब्रिटिश एक तरीके से थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते थे और उसके एक तरीके से ब्रिटिश प्रॉफिट को देख रहे थे और उसके अनुसार वो रिपोर्ट को तैयार करने वाले थे। तो जब साइमन कमीशन अराइव किया इंडिया में 1928 में, और जब वो इंडिया में पहुंचा तो साइमन कमीशन का स्वागत किया गया स्लोगन के साथ, गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ, स्लोगन के साथ। जितने भी पार्टीज थे जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है, मुस्लिम लीग भी शामिल है और भी दूसरी पार्टीज, इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of Dominion status for India is an unspecified future and a round-table Congress to discuss the future constitution। तो देखिए, ये जो विरोध कांग्रेस द्वारा और दूसरी पार्टीज द्वारा हो रहा था, इस विरोध को एक तरीके से शांत करने के लिए, इस विरोध को दबाने के लिए या फिर कम करने के लिए, लोगों को शांत करने के लिए, जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने अनाउंस कर दिया 1929 में कि जो डोमिनेंट स्टेटस है वो इंडिया के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को एक तरीके से गोलमोल बात की गई थी कि देखिए होगा, कब होगा, नहीं होगा, इस तरीके की कोई क्लियरिटी नहीं दी गई थी। और उनके द्वारा कहा गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करने के लिए या फिर डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, ये जो चीज़ थी इसने कांग्रेस के लीडर्स को सेटिस्फाई नहीं किया। और जो रेडिकल लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर, जैसे कि आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए या फिर जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से असर्टिव हो गए, ज़्यादा क्या कह सकते हैं, ज़्यादा वो बातें करने लगे और ज़्यादा वो दबाव बनाने लगे कांग्रेस के ऊपर भी कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और जो लिबरल्स और मॉडरेट्स जो थे, जो प्रपोज कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर ही हमें फ्रेमवर्क बनाना चाहिए ब्रिटिश डोमिनियन का, और एक तरीके से उनका जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ही कम हो गया, या हम कह सकते हैं खत्म भी हो गया। 1929 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंशियलशिप में लाहौर कांग्रेस का जो
क्या कह सकते हैं सेशन हुआ था, उसने एक पूर्ण स्वराज या फिर फुल इंडिपेंडेंस का एक तरीके से डिमांड वहां पर रखा गया। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day when people were to take a place to struggle for complete independence। और ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे के रूप में एक तरीके से स्वीकार किया जाएगा और इसी दिन को एक तरीके इंडिपेंडेंस कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए हम प्लेज लेने में एक तरीके से मानेंगे। बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशूज ऑफ एवरीडे लाइफ। लेकिन ये जो पूरा इवेंट किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा और दूसरे लीडर्स द्वारा, इसको उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला लोगों से भी और दूसरे कांग्रेस के पार्टी के दूसरे लीडर्स से भी। तो इस वजह से अब लोगों को यानी कि जो लीडर्स थे उनको आइडिया निकालना था कि किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान ला सके लोगों का, और एक तरीके से जो पूर्ण स्वराज या फिर फुल इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी इसको वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा सके। टॉपिक नंबर अब हम पढ़ते हैं 3.1 द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। तो देखिए महात्मा गांधी को साल्ट में एक बहुत ही अच्छा सिंबल दिखा, एक बहुत ही अच्छा हम क्या कह सकते हैं प्रतीक दिखा, जिसमें वो देख सकते थे कि इस पूरी कंट्री को हम एक तरीके से यूनाइट कर सकते हैं। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने एक लेटर भेजा वायसराय लॉर्ड इरविन को, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखे, 11 उन्होंने डिमांड्स रखे। कुछ जो डिमांड थे वो जनरल इंटरेस्ट के थे, यानी कि जो कॉमन पीपुल हैं उनके बारे में थे। कुछ ऐसे डिमांड थे जो कि स्पेसिफिक डिमांड थे, जो कि अलग अलग क्लासेस के लिए थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट टू पेशेंट, यानी कि जो अलग अलग क्लास थे, जैसे कि गरीब भी है, अमीर भी है, आपको इंडस्ट्रियलिस्ट है, सभी को वो चीज़ एक तरीके से वो चीज़ जरूरी था। तो इसका आइडिया ये था कि इन डिमांड्स को मांग कर वो वाइड रेंजिंग यानी हर सोसाइटी के हर एक तबके को एक साथ लाना चाहते थे, यानी गरीब भी वो मांग रखता था, अमीर भी वो मांग रखता था, किसान भी वो मांग रखता था, ट्रेडर भी वही मांग रखता था। तो इसलिए सभी में एक यूनिटी की भावना आ सके और सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सके और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए उन्होंने सॉल्ट का या फिर जो दूसरे डिमांड रखे इसको लेकर वो आगे बढ़े। यूनाइटेड कैंपेन, तो एक ही कैंपेन में वो आ सके, यहाँ पर ये कहा गया। The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. Salt was something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the most essential items of food. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared revealed the most oppressive face of ब्रिटिश रूल। तो देखिए जो सबसे एक तरीके से मुख्य मुद्दा था इस 11 डिमांड्स का, वो था सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करना। सॉल्ट ऐसा चीज था जिसको कि गरीब भी यूज करता था और अमीर भी यूज करता था, और वो एक तरीके से एक समान में यूज करते थे। तो देखिए ये जो चीज था सॉल्ट, ये एक परिवार के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था और फूड आइटम का बहुत ही एसेंशियल पार्ट था। तो देखिए जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया गया था और गवर्नमेंट का जो मोनोपोली था इसके प्रोडक्शन के ऊपर, महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया कि ये एक तरीके से बहुत ही ऑप्रेसिव फेस दिखाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और अब हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी's letter was in a way an ultimatum. If the demand were not fulfilled by 11 March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. Irwin was unwilling to negotiate, so Mahatma Gandhi started his famous Salt March, accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to the Gujarati coastal town of Dandi. The volunteers worked for 24 days, about 10 miles a day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. तो देखिए महात्मा गांधी का जो लेटर था वो एक तरीके से अल्टीमेटम के रूप में था, और उनका कहना था कि अगर डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया 11 मार्च तक,
तो लेटर के अनुसार जो कांग्रेस है वो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट करेगी। और इस मांग पर जो लॉर्ड इरविन थे यानी जो वायसरॉय थे वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो महात्मा गांधी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि उनके 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो ये मार्च था करीब 240 माइल्स लंबा, यानी 240 मील तक इन्हें चलना था। और जिसमें ये जो दूरी तय की जानी थी गांधी जी के आश्रम जो साबरमती है वहां से गुजरात के कोस्टल टाउन यानी कि समुद्र के किनारे एक टाउन में जो कि है डांडी। और जो वॉलंटियर्स थे गांधी जी और उनके वॉलंटियर्स ने 24 दिनों तक यात्रा की, जिसमें उन्होंने 10 मील रोजाना यात्रा की। और इसमें हजारों की संख्या में लोग महात्मा गांधी को सुनने आते थे जहां भी वो रुकते थे। और वहां पर महात्मा गांधी लोगों को बताते थे कि स्वराज का मतलब क्या है और स्वराज से वो क्या मतलब निकालते हैं। और इससे उन्होंने मांग रखी कि वो ब्रिटिश को एक तरीके से उनकी बात ना माने, लेकिन पीसफुली, ऐसा नहीं कि उसको वो वायलेंट करें और वायलेंट मूवमेंट निकाले, ऐसा वो नहीं चाहते थे। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचे और जहां पर उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर क्या कहते हैं सॉल्ट बनाकर एक तरीके से कानून तोड़ा, जो सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ा। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हाउ वाज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? पीपल वेयर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, refuse cooperation with the British, and they had all done in 1921-22 but also to break colonial laws। तो देखिए यहाँ पर अब हम कुछ देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट हुई। तो अब बात आती है कि ये जो मूवमेंट था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से किस तरीके से अलग था। तो उसका रीजन ये है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में केवल लोगों को ब्रिटिश के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए मना किया जा रहा था, जैसा कि उन्होंने 1921-22 में किया था। लेकिन इस रूल के अंदर यानी ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसके अंदर जो कॉलोनियल लॉज थे यानी ब्रिटिश द्वारा बनाए गए लॉज थे, इनको भी तोड़ने के लिए कहा जा रहा था। हजारों की संख्या में डिफरेंट देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, सॉल्ट बनाया और उसको गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो जिस तरीके से मूवमेंट स्प्रेड किया, फॉरेन क्लोथ जो है उसको बॉयकॉट किया जाने लगा, लिक्विड शॉप को पिकेट किया जाने लगा और जो पेजेंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया रेवेन्यू देने से और चौकीदारी टैक्स देने से। इसके बाद विलेज ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया और बहुत सारे जगहों पर फॉरेस्ट पीपल जो थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया और रिजर्व फॉरेस्ट में वो जाने लगे और जहां से उन्होंने वुड और ग्रेस अपने कैटल्स को चराना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आगे बढ़ने लगा। तो इस तरीके डेवलपमेंट से परेशान होकर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया एक के बाद एक। तो इस चीज ने एक तरीके से वायलेंट क्लैशेस पैदा कर दी बहुत सारे प्लेसेस पर। जब अब्दुल गफ्फार खान जो कि बहुत ही करीब थे महात्मा गांधी के, उनको जब अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930 में, तो जो गुस्साई भीड़ थे उसने पेशावर के सड़कों पर एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन किया और आर्मर्ड जो कार्स थे उनको फेस किया और पुलिस फायरिंग को भी फेस किया, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए। इसके एक महीने बाद जब महात्मा गांधी को जब अरेस्ट किया गया तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे सोलापुर में उन्होंने पुलिस पोस्ट को अटैक कर दिया, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को अटैक कर दिया, लॉ कोर्ट्स को अटैक कर दिए और रेलवे स्टेशन को उन्होंने अटैक कर दिए। तो ये सभी जो चीज़ें थी या ये सभी जो बिल्डिंग्स थे ये ब्रिटिश रूल को एक तरीके से सिंबलाइज करते थे, इसलिए इन जगहों पर अटैक किया गया था। तो जो परेशान गवर्नमेंट थी यानी जो गवर्नमेंट इन चीज़ों से परेशान हो रही थी उसने एक ब्रूटल रिप्रेशन की पॉलिसी अपनाई। तो जो सत्याग्रही थे जो पीसफुली एक तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे उनको अटैक किया गया, पर महिलाओं और बच्चों को पीटा गया और करीब 1 लाख की संख्या में लोगों को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। तो इस तरीके सिचुएशन में महात्मा गांधी ने एक बार फिर डिसीजन लिया कि वो मूवमेंट को वापस ले लेंगे और इरविन के साथ एक तरीके का पैक्ट करेंगे या फिर समझौता करेंगे। और ये हुआ 5 मार्च 1931 जिसे कि कहा गया गांधी इरविन पैक्ट।
तो देखिए इस गांधी इरविन पैट के अनुसार गांधी जी जो थे उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने पर हामी भर दी, जिससे कि पहले कांग्रेस ने एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया था और कह दिया था कि वो इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जो कि लंदन में होने वाला था। और इसके बदले में जो सरकार थी उसने ये मान लिया कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देगी, जेल से छोड़ देगी। दिसंबर 1931 में जब गांधी जी लंदन गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन जो नेगोशिएशंस या फिर बातचीत होने वाली थी वो पहले ही एक तरीके से धाराशाही हो गई और उन्हें डिसअपॉइंट होकर वापस लौटना पड़ा। वापस इंडिया में आने पर उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो गवर्नमेंट है वो उसने फिर से रिप्रेशन करना शुरू कर दिया, यानी पर लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया है और लोगों पर एक तरीके से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जो गफ्फार खान थे और जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था और कांग्रेस को एक तरीके से इलीगल घोषित कर दिया गया था। और इसके बाद अलग अलग तरीके के सीरियस मेजर लिए गए थे, बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे ताकि जो मीटिंग्स हैं उनको एक तरीके से प्रिवेंट किया जा सके, डेमोन्स्ट्रेशन और बॉयकॉट्स को प्रिवेंट किया जा सके। तो इस तरीके की इन चीज़ों को देखने के बाद जो महात्मा गांधी थे उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लागू कर दिया, यानी कि उनसे फिर से लॉन्च कर दिया। तो एक साल बाद जो मूवमेंट जो कंटिन्यू हुआ, लेकिन 1934 आते आते तक इस मूवमेंट का जो मोमेंटम था वो एक तरीके से खत्म हो गया, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही कमजोर हो गया। तो देखिए इसके बाद हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3.2, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा